हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम इम्यून सिस्टम की विसंगतियां यानी कि प्रतिरक्षा तंत्र की विसंगतियां यानी कि मैल फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। इम्यून सिस्टम की जो विसंगतियां हैं, इसका मतलब क्या है कि कभी कभी जब इम्यून सिस्टम प्रॉपर काम नहीं कर पाता है, सही तरीके से काम नहीं कर पाता है, तो उसके कारण कई सारी कंडीशंस विकसित हो सकती हैं, जिन्हें हम प्रतिरक्षा तंत्र की विसंगतियां यानी कि मेल फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम कहते हैं। मेल फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम 3 कंडीशंस उत्पन्न करता है, यानी कि मेल फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम के कारण निम्न 3 कंडीशंस विकसित होती हैं। पहली एलर्जी यानी कि हाइपर सेंसिटिविटी डिसऑर्डर्स, यानी कि जब इम्यून सिस्टम जरूरत से ज़्यादा काम करता है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर यानी कि स्वयं प्रतिरक्षित विकार, जब इम्यून सिस्टम के कारण प्रॉपर काम न करने के कारण जो विकार हो जाते हैं। और तीसरा प्रतिरक्षा न्यूनता रोग यानी कि इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स, जब इम्यून सिस्टम कम काम करने लगता है तब प्रतिरक्षा न्यूनता रोग उत्पन्न होते हैं। अब जो पहला है वो है एलर्जी यानी कि हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ इम्यून सिस्टम। जब कोई एंटीजन यानी कि जो सिंपल सामान्य एंटीजन है उसके खिलाफ इम्यून सिस्टम जरूरत से ज़्यादा काम करने लगता है, अर्थात अतिक्रियाशीलता प्रदर्शित करता है, तब इस कंडीशन को हम एलर्जी कहते हैं। एलर्जी का मतलब कि सामान्य एंटीजन या प्रतिजन के प्रति इम्यून सिस्टम का जरूरत से ज़्यादा काम करना, हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ इम्यून सिस्टम यानी कि इम्यून सिस्टम उस पर्टिकुलर प्रतिजन के प्रति अति संवेदनशील हो जाता है, एक्स्ट्रा सेंसिटिव हो जाता है, तब हम इसे क्या बोलते हैं? एलर्जी कहते हैं। वे पदार्थ जो एलर्जी करते हैं, अर्थात वे पदार्थ जिनके प्रति प्रतिरक्षित अनुक्रिया जरूरत से ज़्यादा हो जाती है, हम उन्हें बोलते हैं एलर्जेंस। और एलर्जेंस कुछ भी हो सकते हैं, परागकण यानी कि पोलन ग्रेन हो सकते हैं, भोजन में जैसे एग और फिश हो सकते हैं, कोई भी औषधि जैसे पेनिसिलिन हो सकती है, सर्दी हो सकती है, गर्मी हो सकती है, सूर्य की किरणें हो सकती हैं, रेशे फाइबर्स हो सकते हैं। बहुत सारे परागकण जैसे पार्थेनियम ग्रास, कैरेट ग्रास होती है, वो इंडिया में कंटेमिनेटेड वीट के साथ आई थी और यहाँ यूबिक्विटस हो गई, यहाँ पर आकर बहुत ज़्यादा फैल गई। वो एक्स्ट्रा काम करती है तो वो पोलन ग्रेन्स जब अंदर चले जाते हैं तो उसके खिलाफ इम्यून सिस्टम ज़्यादा काम करता है। तो पार्थेनियम यानी कि कैरेट ग्रास की जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, जब वो बॉडी के अंदर एंटर करते हैं तो इम्यून सिस्टम उसके प्रति ज़्यादा काम करने लगता है, तो वो एलर्जी प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा चीनोपोडियम के और अन्य प्लांट्स के पोलन ग्रेन्स भी एलर्जी कर सकते हैं। और जो एलर्जेंस होते हैं वो अंदर जाने के बाद करते क्या है कि जैसे ही एलर्जेंस अंदर जाते हैं तो एलर्जेंस के अंदर जाने से इम्यून सिस्टम जब जरूरत से ज़्यादा काम करता है तो आईजीई एंटीबॉडी प्रतिरक्षी का जो उत्पादन होता है वो ज़्यादा होता है, यानी कि एलर्जेंस अंदर जाकर आईजीई एंटीबॉडीज़ के निर्माण को प्रेरित करते हैं, उत्पादन को प्रेरित करते हैं। और आईजीई एंटीबॉडी एलर्जी से ही रिलेटेड होती है। तो आईजीई क्या काम करेगी? अब संयोजी ऊतक की जो मास्ट सेल है उनसे जुड़ जाती है और हिस्टामिन जो एक एमाइन होता है उसका स्राव करने लगती है, यानी कि अब मास्ट सेल हिस्टामिन का स्राव करने लगती है, सिक्रीशन करने लगती है। तो एलर्जेंस बॉडी के अंदर एंटर करते हैं और एंटर करने के बाद जो संयोजी ऊतक है, कनेक्टिव टिश्यू है, उसकी मास्ट सेल से जुड़ जाते हैं और इससे मास्ट सेल हिस्टामिन यानी कि एक एमाइन का स्राव करने लगती है। हिस्टामिन जो होता है बॉडी में बेसिकली 2 जगह सिक्रीट होता है, एक बेसोफिल सेल्स और एक मास्ट सेल। तो जो हिस्टामिन का सिक्रीशन होता है वो कौन करता है? बेसोफिल सेल्स और मास्ट सेल करती हैं। हिस्टामिन एक शोथ पदार्थ है, यानी कि इन्फ्लेमेटरी मटेरियल है
जिसके कारण एलर्जी के लक्षण उत्पन्न होते हैं। और जो एलर्जी के लक्षण हैं वो क्या हो सकते हैं? छींकना, स्नीजिंग, पनीली आंखें, बहती नाक कंजेशन के कारण, सांस लेने में दिक्कत, त्वचा पर दाने और शरीर का सूज जाना आदि। अस्थमा भी एक प्रकार की एलर्जी है। अस्थमा में स्पास्म होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, ब्रोंकियाई और ब्रोंक्यूल की मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है, संकुचन होता है, जिसके कारण एक्स्ट्रा म्यूकस सिक्रीट होने लगता है वहाँ पर। और एक्स्ट्रा म्यूकस सिक्रीट होने के कारण जो सांस लेना है उसमें दिक्कत आने लगती है, विशेष रूप से एक्सपायरेशन में दिक्कत होती है और हिस्टामिन का सिक्रीशन होने लगता है। तो अस्थमा में किसी भी डस्ट से हो सकता है या किसी भी कंडीशन से हो सकता है, तो इससे सांस लेने में दिक्कत आती है, विशेष रूप से एक्सपायरेशन में। इससे बचने के लिए वैसोडाइलेटर ड्रग्स दिए जाते हैं जो कॉन्ट्रैक्शन कम करते हैं और डायलेशन करते हैं इनका। तो इसीलिए अस्थमा भी एक विशेष प्रकार की एलर्जी जो ब्रोंकियो और ब्रोंक्यूल्स के मसल्स में स्पास्म होने से होता है, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन होने से होता है। दूसरा इसमें हमें जो पढ़ना है वो है दैहिक एनाफाइलैक्सिस या एनाफाइलैटिक्स आघात, यानी कि एनाफाइलैक्सिस और एनाफाइलैक्टिक शॉक। ये एक एलर्जी की घातक फॉर्म है, सीवियर फॉर्म है, जिसमें मृत्यु तक हो सकती है। तो ये जो एनाफाइलैक्सिस है इसमें क्या होता है कि जो एलर्जेन है, तो जो सामान्य एंटीजन होते हैं वो एलर्जेन की तरह काम करने लगते हैं। तो कभी कभी जैसे सामान्य औषधि है, पेनिसिलिन है या मधुमक्खी काटने आदि से जो उसके अंदर टॉक्सिक सब्सटेंस अंदर पहुंचते हैं, उसके अंदर जाने से वो जो सामान्य एलर्जेन, जो नॉर्मली सामान्य एलर्जेन होता है, वो इन लोगों में जो उससे ज़्यादा इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करता है। और जैसे ही ये एलर्जेन यहाँ पर सामान्य एलर्जेन रुधिर में प्रवेश करता है, रक्त में पहुँचता है, तो संपूर्ण शरीर की जो मास्ट सेल्स है वो अब अत्यधिक मात्रा में हिस्टामिन सिक्रीट करती हैं। और जब ज़रूरत से ज़्यादा हिस्टामिन सिक्रीट होता है तो ये जो हिस्टामिन होता है वो बेसिकली दो काम करता है ब्लड वेसल्स पर। एक तो सबसे पहले ये ब्लड वेसल्स का डायलेशन कर देता है, विस्तारण कर देता है, यानी कि अगर ये ब्लड वेसल ऐसे है तो हिस्टामिन के प्रभाव से फिर वो ऐसे हो जाएगी, यानी कि उसका डायमीटर बढ़ जाएगा, व्यास बढ़ जाएगा, वो चौड़ी हो जाएगी। तो विस्तारण होता है, प्लस वो इसकी परमिबिलिटी को भी बढ़ा देता है। और परमिबिलिटी के बढ़ने से, यानी कि पारगम्यता के बढ़ने से, अब जो प्लाज्मा है वो ब्लड वेसल्स में से निकलकर बाहर आने लगता है। और जब प्लाज्मा बहुत ज़्यादा बाहर आ जाता है तो रुधिर का जो आयतन है वो कम होने लगेगा, क्योंकि प्लाज्मा बॉडी से बाहर आ रहा है। तो रुधिर के आयतन के घटने से अब रुधिर दाब, यानी कि रक्तचाप, ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है। और ब्लड प्रेशर इतना कम हो जाता है कि कुछ ही मिनटों में व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, क्योंकि चीज़ों का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो ब्लड की सहायता से होता है पूरी बॉडी में। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट ब्लड की सहायता से होता है पूरी बॉडी में। इससे ना ऑक्सीजन प्रॉपर पहुंच पाएगी, ना न्यूट्रिएंट्स पहुंच पाएंगे, ना हार्मोन्स पहुंच जाएंगे, जो भी जरूरी चीज़ है वो नहीं पहुंच पाएगी। टॉक्सिक सब्सटेंस, जहरीले सब्सटेंस, जो वेस्ट मटेरियल है वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएंगे किडनी तक। तो इससे क्या होगा, कुछ ही मिनटों में व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्लाज्मा ब्लड से बाहर आ जाता है। तो एनाफाइलैक्सिस या एनाफाइलैक्टिक शॉक में क्या होता है कि एक सामान्य एलर्जन के प्रति जरूरत से ज़्यादा काम होने लगता है और वो सीवियर फॉर्म है, घातक फॉर्म है। और इसमें कोई भी सामान्य एलर्जन जब भी ब्लड में पहुंचता है, रुधिर में पहुंचता है, तो संपूर्ण सेल्स की मास सेल को हिस्टामिन सिक्रीट करने के लिए प्रेरित करता है। इससे हिस्टामिन दो काम करता है, ब्लड वेसल्स को विस्तार करता है, यानी कि विस्तारण करता है, उसको बढ़ा देता है, डायलेट कर देता है, और इसकी पारगम्यता भी बढ़ जाती है। इसके बाद जब प्लाज्मा बॉडी से बाहर आने लगता है तो बहुत ज़्यादा प्लाज्मा बाहर आ जाने से रुधिर का आयतन घट जाएगा। रुधिर के आयतन घटने से रुधिर दाब, यानी कि रक्तचाप, यानी कि ब्लड प्रेशर भी घटता है। और बहुत ज़्यादा प्लाज्मा बाहर आने से कुछ ही समय में या कुछ ही मिनटों में व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है।
अब सेकंड है स्व प्रतिरक्षित विकार यानी कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। प्रतिरक्षा तंत्र, इस विकार में जो इम्यून सिस्टम है उसके अंदर एक कैपेसिटी होती है कि वो अपने और बाहर के जो एंटीजेंस हैं उनके प्रति डिस्टिंक्शन कर सके, डिस्क्रिमिनेशन कर सके। अर्थात इम्यून सिस्टम में वो कैपेसिटी होती है, वो क्षमता होती है कि जिससे वो अपने और बाहर वाले एंटीजेंस को पहचान सकता है और बाहर वाले एंटीजेंस को वो मारने का प्रयास करता है और अपने वाले एंटीजेंस को वो प्रभावित नहीं करता, उनको आघात नहीं पहुंचाता है। लेकिन कभी कभी इम्यून सिस्टम की गड़बड़ी के कारण प्रतिरक्षा तंत्र अपने और बाहरी एंटीजेंस के बीच में भेद नहीं कर पाता कि कौन सा हमारा अपना एंटीजन है, अपनी बॉडी का पार्ट है, और कौन सा बॉडी के बाहर से आया पार्ट है यानी कि बाहरी एंटीजन है। और जब वो अपने एंटीजेंस को नहीं पहचान पाता या अपने और बाहर वाले एंटीजेंस को अलग अलग नहीं कर पाता, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर पाता, उनमें अंतर नहीं कर पाता है, तब वो अपने ही एंटीजेंस के प्रति एंटीबॉडीज का निर्माण करना प्रारंभ करता है। तो जो नॉर्मली वो नहीं करता है कि अपने एंटीजेंस के प्रति वो एंटीबॉडीज नहीं बना रहा है जिससे उनको मारा जा सके, क्योंकि उसके अंदर वो क्षमता होती है कि वो अपने और बाहरी एंटीजेंस को पहचान सके और बाहर वाले को मारे और अपने वाले को प्रभावित ना करें। लेकिन इस कंडीशन में वो बाहर वाले में और अंदर वाले में डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर पाता, अंतर नहीं कर पाता, इसीलिए वो अपने एंटीजेंस के प्रति भी एंटीबॉडीज का निर्माण प्रारंभ कर देता है जो सामान्य परिस्थितियों में नहीं होता है। अब इससे क्या होगा, शरीर के जो एंटीजेंस है और जो एंटीजेंस के साथ उसके जो ऊतक है, टिश्यूज है, वो धीमे धीमे नष्ट होने लगते हैं, जिससे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर यानी कि स्व प्रतिरक्षित विकार उत्पन्न होता है। अब जो इसका एग्जाम्पल है, पहला है आमवाती संधिशोथ यानी कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस। यहां पर एक प्रकार की एंटीबॉडीज के कारण जो साइनोवियल फ्लूइड है जॉइंट्स में वो बढ़ने लगता है, वहाँ पर जो मेम्ब्रेन होती है, साइनोवियल मेम्ब्रेन, उसका इरेजन होने लगता है, इरोज होती है, वो हटने लगती है और उसमें ग्रेन्यूल्स भी, पैम्पास ग्रेन्यूल्स भी डेवलप होने लगते हैं, जिससे फ्लूइड बढ़ने से प्रेशर पड़ता है और साइनोवियल मेम्ब्रेन के धीमे धीमे हटने से अब वहाँ क्या होता है, बोन का फॉर्मेशन हो जाता है। अगर इसको ट्रीट ना किया जाए अर्ली स्टेजेस में तो वो धीमे धीमे मेम्ब्रेन खत्म होने लगती है और कनेक्टिव टिश्यू वहाँ से हट जाते हैं और कनेक्टिव टिश्यू की जगह वहाँ पर अब बोन का फॉर्मेशन होता है। जो दो जॉइंट्स हैं जहाँ पर बीच में पहले कनेक्टिव टिश्यू था जिसके कारण वो सॉफ्टनेस थी, वो सॉफ्टनेस खत्म हो जाती है और दो जॉइंट्स के बीच में अब रगड़ लगती है, जिसके कारण दर्द होता है और इस कंडीशन को बोलते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस। दूसरा है मायस्थीनिया ग्रेविस। इस मायस्थीनिया ग्रेविस में क्या होता है कि जो एसिटाइल कोलाइन ग्राही, एसिटाइल कोलाइन रिसेप्टर्स होते हैं नर्वस सिस्टम में, बॉडी उनके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाने लगती है और जब एंटीबॉडीज उनके खिलाफ बनने लगती है तो ये एसिटाइल कोलाइन रिसेप्टर्स नष्ट होने लगते हैं और एसिटाइल कोलाइन जो होता है वो न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम करता है, अर्थात नर्वस सिग्नल्स को एक जगह से दूसरी जगह तक, एक नर्व से दूसरी नर्व तक ले जाने का काम करता है। तो एंटीबॉडीज बनने के कारण एसिटाइल कोलाइन रिसेप्टर्स नष्ट होने लगते हैं, जिससे एसिटाइल कोलाइन का रिसेप्टर्स का नष्ट होने से जो उसका जो ट्रांसपोर्ट होता है नर्व्स का वो प्रभावित हो जाता है। तीसरा है हाशिमोटो डिजीज। इस हाशिमोटो डिजीज में थायराइड ग्लैंड के प्रति एंटीबॉडीज डेवलप होने लगती हैं। जो थायराइड ग्लैंड होता है उसके नष्ट होने से मेटाबॉलिज्म प्रभावित होता है, उसमें हार्मोन सिक्रीशन प्रभावित होता है और पूरी बॉडी का मेटाबॉलिज्म प्रभावित होता है, क्योंकि जो थायराइड ग्लैंड का मेन एंजाइम है, मेन हार्मोन है, वो थायरॉक्सिन होता है और थायरॉक्सिन प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड तीनों की मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करता है। इससे पूरी बॉडी का मेटाबॉलिज्म प्रभावित होता है, थायराइड ग्लैंड के जो पार्ट्स हैं वो डिजेनरेट, नष्ट होने लगते हैं। और चौथा है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो होती है वो माइलिन शीट ऑफ नर्व सेल्स, जो नर्व सेल्स के ऊपर माइलिन शीट होती है उसके खिलाफ एंटीबॉडीज डेवलप होने लगती हैं, जिससे माइलिन शीट डीजेनरेट हो जाती है और माइलिन शीट जो होती है नर्व कंडक्शन में हेल्प करती है, वो लीकेज को रोकती है आयंस के और ब्लड का जो नर्व में कंडक्शन है उसको सुगम बनाती है, आसान बनाती है। तो यहाँ पर जो होते हैं वो एंटीबॉडीज बनने लगती हैं माइलिन शीट ले, इसे बोलते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस। इसके बाद लास्ट है प्रतिरक्षा न्यूनता रोग। प्रतिरक्षा न्यूनता रोग को
इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स भी बोलते हैं। तो नाम से भी चल रहा है कि इम्यूनो का मतलब इम्यून सिस्टम के लिए, डेफिशिएंसी मतलब कमी, और डिसऑर्डर्स का मतलब विकार या रोग। तो ये रोग इम्यून सिस्टम के कम काम करने से होता है। और ये रोग के कारण क्या है कि या तो जीन में म्यूटेशन हो जाए, उत्परिवर्तन हो जाए, जीन की कमी हो जाए, या संक्रमण हो, या पोषण में कमी हो, या दुर्घटना के कारण हो सकता है। यानी कि इस रोग, इन प्रकार के जो रोग हैं, प्रतिरक्षा न्यूनता रोग, वो या तो जीन उत्परिवर्तन के कारण होंगे, या जीन की कमी के कारण होंगे, इन्फेक्शन यानी कि संक्रमण के कारण होंगे, या पोषण की कमी के कारण यानी कि मेल न्यूट्रिशन के कारण होंगे, और या एक्सीडेंट्स या दुर्घटना के कारण होंगे। अब इन रोगों में होता क्या है कि इन रोगों में बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट्स बॉडी में कम होने लगते हैं, और बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट से इम्यून सिस्टम का एक्वायर्ड इम्यूनिटी का बेस होता है। यही हमारे इन्फेक्शन से बचाते हैं हमारी बॉडी को, यही पैथोजेंस को अंदर जाने के बाद नष्ट करते हैं और हमें विभिन्न रोगों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। अब इस रोगों में बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स की कमी होने के कारण अब व्यक्ति संक्रमण से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है उसमें, या खो देता है। यानी कि अब वो संक्रमण से, जो नॉर्मल व्यक्ति आसानी से संक्रमणों से बच जाता था, वो पैथोजन अंदर जाने के बाद उसको लड़कर मार दिया जाता, क्योंकि अब इसमें बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट्स कम हो गए हैं। तो बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट कम होने के कारण अब वो उन पैथोजेंस को आसानी से मार नहीं पाता, जिससे आसानी से संक्रमण हो जाता है, और अब वो सभी प्रकार के संक्रमण के लिए सुग्राही होता है, अर्थात उसमें संक्रमण आसान हो जाता है, क्योंकि अब यहां पर बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट्स जो है वो कम हो गए हैं। अब इसका पहला एग्जाम्पल है डी जॉर्ज सिंड्रोम। अब डी जॉर्ज सिंड्रोम में क्या होता है कि जो थाइमस ग्रंथि है, थायराइड ग्लैंड है, वो अक्रिय रहती है। जो थायराइड ग्लैंड है, इसमें क्या होता है, डी जॉर्ज सिंड्रोम में थाइमस ग्लैंड क्या होती है, अक्रिय रहती है, इनएक्टिव रहती है। और जब हमने इम्यून सिस्टम पढ़ा था, तो इम्यूनिटी में हमने क्या पढ़ा कि जो मेन सेल्स होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी की, वो क्या होती है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट्स होती है, यानी कि लिम्फोसाइट्स होती हैं, और उसमें से बी लिम्फोसाइट्स भी और टी लिम्फोसाइट्स भी, दोनों का जो निर्माण होता है वो बोन मैरो में यानी कि अस्थि मज्जा में होता है। अपरिपक्व फॉर्म में बी लिम्फोसाइट्स भी और टी लिम्फोसाइट्स भी कहाँ बनती है, बोन मैरो में यानी कि अस्थि मज्जा में बनती है। लेकिन उनमें से कुछ सेल्स जो बोन मैरो में अपरिपक्व रूप में बनी है, वो वहां से निकलकर थाइमस में जाती हैं, थाइमस ग्लैंड से पहुंचती है, थाइमस की सेल से पहुंचती हैं, और वहां जाकर अब वो मैच्योर होती हैं, परिपक्व होती हैं लिम्फोसाइट्स में। और ऐसी लिम्फोसाइट्स जो थाइमस के अंदर मैच्योर होती है, बनती बोन मैरो में, वो क्या कहलाती है, टी सेल्स या टी लिम्फोसाइट्स कहलाती हैं। अब चूंकि इनमें थाइमस ग्लैंड अक्रिय है, इनएक्टिव है, इसीलिए इनमें टी लिम्फोसाइट्स की कमी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि टी लिम्फोसाइट्स बन तो जाती हैं बोन मैरो में, लेकिन वो मैच्योर होने के लिए थाइमस ग्लैंड में पहुंचती हैं, और थाइमस ग्लैंड में पहुंचने के बाद वो मैच्योर होंगी। इसीलिए चूंकि इनमें अक्रिय थाइमस ग्लैंड है, इसीलिए इनमें टी सेल्स या टी लिम्फोसाइट्स कम बन पाएंगी, कम मैच्योर हो पाएंगी, क्योंकि थाइमस ग्लैंड प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। दूसरा है ए गामा ग्लोबुलिनेमिया, यानी कि एनीमिया मतलब होता है कमी के लिए लगाते हैं, तो यहां पर ए माने एब्सेंट, गामा ग्लोबुलिन, तो यहां पर गामा ग्लोबुलिन की कमी हो जाएगी। तो बी लिम्फोसाइट्स का निर्माण कम होने के कारण यहां पर गामा ग्लोबुलिन यानी गामा एंटीबॉडीज यानी कि गामा प्रतिरक्षी की कमी जाती है। तो इस वाली डिजीज में बी लिम्फोसाइट्स का निर्माण कम होता है, और बी लिम्फोसाइट्स का निर्माण कम होने के कारण गामा प्रतिरक्षी की कमी हो जाती है। तीसरा है उग्र संयुक्त प्रतिरक्षा न्यूनता, SCID यानी सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। इस वाले रोग में एक एंजाइम होता है एडिनोसाइन डीएमिनेज यानी कि ADA। ADA एंजाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है, और जीने के लिए ADA एंजाइम जरूरी है। जीने के लिए ADA एंजाइम जरूरी है, यानी कि ADA एंजाइम के बिना कोई भी व्यक्ति जी नहीं सकता। अब ऐसी क्या खास बात है ADA के बिना कि जी नहीं सकता? क्योंकि ADA का जो काम होता है वो क्या होता है, ADA B और T
लिम्फोसाइट्स के निर्माण में यूज होता है, यानी कि उनके फॉर्मेशन में एडीए एंजाइम यूज होता है और एडीए की कमी होने से बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट्स की कमी हो जाएगी और ना होने से बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट्स का निर्माण नहीं होगा। इसीलिए एडीए जीने के लिए बहुत जरूरी है। अब ये रोग इस एंजाइम बनाने वाली जीन में उत्परिवर्तन होने से या इस एंजाइम को बनाने वाली जीन में कमी होने के कारण होता है, जिससे एडीए का संश्लेषण कम हो जाता है या बंद हो जाता है। इसके कारण बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स की संख्या कम हो जाती है और बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट्स की संख्या कम होने से कोई भी डिजीज आसानी से हो जाती है और उसकी मृत्यु हो सकती है। चौथा इसका एग्जाम्पल है एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसको हम अलग से डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब हमने जो आज पढ़ा वो प्रतिरक्षा तंत्र की विसंगतियां पढ़ी, यानी कि प्रॉपर फंक्शन ना कर पाने के कारण इम्यून सिस्टम के जो डिजीज होती हैं, जो रोग होते हैं, विकार होते हैं, हम उन्हें बोलते हैं प्रतिरक्षा तंत्र की विसंगतियां, यानी कि मेल फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम। 3 प्रकार की होती है, एलर्जी या हाइपर सेंसिटिविटी डिसऑर्डर। इसमें इम्यून सिस्टम किसी सामान्य प्रतिजन के प्रति जरूरत से ज़्यादा काम करने लगता है। दूसरा होता है प्रतिरक्षा न्यूनता रोग। ये इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर में प्रतिरक्षा तंत्र कम काम करता है और ये स्व प्रतिरक्षित विकार यानी कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, इसमें जो कोई भी सामान्य एंटीजन होता है उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाने के लिए या उसके खिलाफ काम करने के लिए इम्यून सिस्टम बाहर के एंटीजन को और अपने एंटीजन के बीच में भेद करता है। वो इस वाली डिजीज में भेद नहीं कर पाता और वो अपने ही एंटीजन्स के प्रति एंटीबॉडीज बनाने लगता है। तो इसमें एलर्जी में सामान्य है, कोई भी एंटीजन जो होता है उसके प्रति जरूरत से ज़्यादा काम हो जाता है और जो सब्सटेंस ये काम करते हैं यानी कि जिनके खिलाफ इम्यून सिस्टम जरूरत से ज़्यादा काम करता है, हम उन्हें क्या बोलते हैं, एलर्जेंस बोलते हैं। जो परागकण हो सकते हैं, भोजन हो सकता है, औषधि हो सकती है, कोई भी सर्दी, गर्मी, धूप, सूर्य किरणें, फाइबर एक्सेट्रा हो सकते हैं। एलर्जेंस करते क्या है कि आईजीई एंटीबॉडीज़ के उत्पादन को प्रेरित करते हैं। आईजीई संयोजी ऊतक की जो सेल होती है, मास्ट सेल, उसके ऊपर जुड़ जाते हैं और मास्ट सेल हिस्टामिन सिक्रीट करता है और हिस्टामिन जो होता है वो 2 काम करता है बेसिकली। एक तो ब्लड वेसल्स को विस्तार कर देता है और एक ब्लड वेसल्स की पारगम्यता को बढ़ाता है और वो अब एलर्जी कंडीशन उत्पन्न करता है। और एलर्जी के जो लक्षण होते हैं वो छींकना हो सकता है, पनीली आंखें हो सकती हैं, बहती नाक हो सकती है, सांस लेने में कठिनाई, त्वचा पर दाने, शरीर का सूज जाना आदि। अस्थमा, स्पास्म होता है यानी कॉन्ट्रैक्शन होता है मसल्स ऑफ ब्रोंकियोल और ब्रोंकियाई, इससे सांस लेने में दिक्कत होती है, जो ज़्यादा म्यूकस सिक्रीट होने लगता है, विशेष रूप से बाहर एक्सपायरेशन में। दूसरा है दैहिक एनाफाइलैक्सिस या एनाफाइलैक्टिक आघात। इसमें सिंपल जो एलर्जेन होता है उसके खिलाफ जरूरत से ज़्यादा काम होता है और ये घातक एलर्जिक फॉर्म है। कभी कभी सामान्य औषधि जैसे पेनिसिलिन या मधुमक्खी काटने आदि के कारण जो बॉडी के अंदर एंटीजन पहुंचते हैं वो एलर्जेन रुधिर में प्रवेश करते ही संपूर्ण शरीर की मास सेल्स को जरूरत से ज़्यादा या अत्यधिक मात्रा में हिस्टामिन सिक्रीट करने के लिए प्रेरित करते हैं। ये ब्लड वेसल्स का विस्तार कर देता है हिस्टामिन और पारगम्यता बढ़ाता है, जिससे प्लाज्मा बहुत ज़्यादा मात्रा में बाहर आ जाता है, रुधिर का आयतन घट जाता है, रुधिर का दाब भी घट जाता है, जिससे कुछ ही मिनटों में व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। स्व प्रतिरक्षित विकार में प्रतिरक्षा तंत्र अपने और बाहरी एंटीजन के बीच भेद नहीं कर पाता है, जिससे वे अपने ही एंटीजन्स के प्रति एंटीबॉडीज़ बनाने लगता है, जिससे उसकी बॉडी के एंटीजन और टिश्यूज़ नष्ट होने लगते हैं। अमावाती संधिशोथ यानी कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो साइनोवियल मेम्ब्रेन फ्लूइड के कारण होता है, एक एंटीबॉडीज़ के कारण होता है। मायस्थीनिया ग्रेविस एसिटाइल कोलाइन ग्राही के प्रति एंटीबॉडीज़ बनने लगती है। हाशिमाटो डिजीज़ थायराइड ग्लैंड के प्रति एंटीबॉडीज़ बनने लगती है और मल्टीपल स्क्लेरोसिस माइलिन शीथ के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनने लगती हैं। इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर में जीन उत्परिवर्तन, जीन की कमी के कारण, पोषण के कमी के कारण, दुर्घटना के कारण और संक्रमण के कारण ये डिजीज़ हो सकती है। बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स की कमी हो जाती है, इसलिए वो इन्फेक्शन से लड़ नहीं पाता व्यक्ति और वो किसी भी इन्फेक्शन के प्रति सुग्राही हो जाता है। जॉर्ज डी सिंड्रोम, डी जॉर्ज सिंड्रोम में अक्रिय थाइमस ग्रंथि कारण टी लिम्फोसाइट्स की कमी हो जाती है।
अगामोग्लोबुलिनेमिया में बी लिम्फोसाइट्स के कम निर्माण के कारण गामा प्रतिरक्षी की कमी हो जाती है। उग्र संयुक्त प्रतिरक्षा न्यूनता में एडीए जीन में म्यूटेशन होने से, परिवर्तन होने से या कमी होने से इस एंजाइम का निर्माण कम या बंद हो जाता है, जिससे बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स की संख्या कम हो जाती है, क्योंकि ये एंजाइम बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स दोनों के निर्माण में भाग लेता है। और चौथा है एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, जिसमें हेल्पर टी सेल्स या CD4 सेल्स की कमी हो जाती है। बच्चों, आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।